थ्री माइल आइलैंड पर न्यूक्लियर रिएक्टर में एक जबरदस्त धमाका होता है। साइंटिस्ट एक्सपर्ट किसी को कुछ नहीं पता कि यह धमाका क्यों हुआ और अब क्या करना चाहिए। इसके कुछ टाइम बाद 1986 में दुनिया का सबसे वर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर चेरनोबिल में हुआ, जहां पर फिर से एक न्यूक्लियर रिएक्टर ब्लास्ट कर गया और इस ब्लास्ट में न्यूक्लियर बम से कई गुना ज्यादा रेडिएशन रिलीज हुई, जिसकी वजह से पूरे शहर को ही इवैक्यूएट करवाना पड़ा। लेकिन फिर भी हमें समझ नहीं आई। 11 मार्च 2011 में जापान के फुकुशिमा में अर्थक्वेक की वजह से न्यूक्लियर पावर प्लांट में रिएक्टर ब्लास्ट कर जाता है और जबरदस्त धमाका होता है और फिर से एक न्यूक्लियर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है। अब इन तीनों इंसिडेंट के पीछे कहानी ऑलमोस्ट सेम है, जिसको अभी आगे हम एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर को स्टार्ट करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसको बंद करना उससे भी बड़ा चैलेंज है। न्यूक्लियर रिएक्टर को बंद होने में कई साल लग सकते हैं और जब तक यह कंप्लीटली बंद नहीं हो जाता तब तक इसको पूरी सेफ्टी में रखना जरूरी है, अदरवाइज इसकी हीट से रिएक्टर की कोर मेल्ट कर जाएगी और एक जबरदस्त धमाका देखने को मिलेगा और ऊपर से रेडिएशन कई सालों तक ना हमें जीने देगी ना मरने। ऊपर बताए हुए इंसिडेंट के पीछे का रीजन थोड़ा डिटेल से समझते हैं और पता करते हैं क्यों न्यूक्लियर रिएक्टर को बंद होने में कई साल लग जाते हैं और इंडिया ने यहाँ पे सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एक अलग टाइप का रिएक्टर डिजाइन किया है, जिसको भी समझेंगे। न्यूक्लियर रिएक्टर में एनरिच्ड यूरेनियम 235 को एज ए फ्यूल काम में लिया जाता है और यूरेनियम 235 गर्लफ्रेंड की तरह एकदम गुस्से से भरा हुआ रहता है और जैसे ही इसको थोड़ा सा भी यदि पूछ लिया कि क्या हो गया तो यह फिर अनस्टेबल हो जाएगा और भयंकर एनर्जी रिलीज करेगा। लेकिन इसको स्टेबल करने के लिए हमें कुछ एक्सटर्नली भी ऐड करना पड़ता है, जिसको न्यूट्रॉन बोलते हैं और न्यूट्रॉन को ऐड करते ही यह अनस्टेबल हो जाएगा और दो एटम में टूट जाएगा और जब यह दो एटम में टूटेगा तो जबरदस्त एनर्जी रिलीज होगी और साथ में 3 न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। यह 3 न्यूट्रॉन आगे और यूरेनियम 235 के एटम को जाकर अनस्टेबल कर देंगे और वह भी इसी तरीके से एटम में टूट जाएंगे और एनर्जी रिलीज होगी। इस तरीके से यहाँ पर चेन रिएक्शन स्टार्ट होती है। हर बार जब एटम टूटते हैं तो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं और न्यूट्रॉन और आगे एटम्स को तोड़ते जाते हैं। इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। यहाँ पर जो चेन रिएक्शन चल रही है यह सेल्फ सस्टेनेबल होती है। एक बार इसको स्टार्ट करवा दो फिर यह अपने आप चलती रहेगी। यदि तो आप इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाए तो यहाँ पर यूरेनियम एटम इतनी ज्यादा एनर्जी क्रिएट कर देंगे कि यह न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाएगा और इसके ब्लास्ट की कोई सीमा ही नहीं है, ये कितना ही भयंकर हो सकता है। लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, अदरवाइज तो यह सबसे पहले हमें ही लपेट लेगा। इस चेन रिएक्शन में न्यूट्रॉन की स्पीड बहुत ज्यादा हाई होती है, लगभग 20,000 किलोमीटर पर सेकेंड। और अब 1 किलो यूरेनियम हो या 100 किलो यूरेनियम हो, यह चेन रिएक्शन विद इन द सेकेंड में कंप्लीट हो जाती है। तो हमें जरूरत है इन न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो डाउन करने की। तो इन एटम्स के बीच में यदि हम कोई दीवार बना दे तो ये दीवार को तो क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन इसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी। और यह दीवार हम या तो हेवी वाटर की बनाते हैं या फिर ग्रेफाइट भी हो सकता है, लेकिन इस चेन रिएक्शन को स्लो करते करते ग्रेफाइट और पानी भी रेडियो एक्टिव हो जाते हैं। अब ये जो चेन रिएक्शन होती है ये ग्राउंड में खुले में नहीं होती। ये तो मैंने जस्ट सिंप्लिसिटी के लिए आपको एटॉमिक लेवल पर समझाया है, लेकिन असली गेम अब शुरू होता है। यूरेनियम को सबसे पहले छोटे छोटे पैलेट्स में सेट करके जिरकोनियम एलॉय की ऐसी स्ट्रॉन्ग ट्यूब में रखा जाता है और ट्यूब का एक बड़ा बंडल बनाया जाता है। इस जिरकोनियम की टेम्परेचर रेंज 1800 से 4500 डिग्री सेंटीग्रेड तक की होती है, लेकिन यूरेनियम के सामने यह कुछ भी नहीं है। यह एक न्यूक्लियर रिएक्टर की कोर है जिसमें इन फ्यूल बंडल्स को रखा जाता है और बाद में यहाँ पर पानी को भर दिया जाता है। पानी यहाँ पर एज ए मॉडरेटर का काम कर रहा है। यहाँ पर जो चेन रिएक्शन चलती है उसको कंट्रोल करने के लिए ग्रेफाइट के ऐसे रोड लगाए जाते हैं और इतना सब करने के बाद में न्यूक्लियर रिएक्टर को कम्प्लीटली पैक कर दिया जाता है। इस रिएक्टर को पैक करने के बाद में 5 to 7 ईयर्स तक इसको खोलने की भी जरूरत नहीं है। इसको फ्यूल की और भी ज्यादा लाइफ हो सकती है, यह डिपेंड करता है हमने किस टाइप का फ्यूल काम में लिया है। इस रिएक्टर की पैकिंग कोई नॉर्मल फ्लिपकार्ट अमेजन जैसी नहीं है। रिएक्टर के चारों तरफ 2 मीटर विड्थ की दीवार बनाई जाती है जिसमें बहुत सारी लेयर कंक्रीट और स्टील की होती है। तो अभी हम इसको पहले समझ लेते हैं फिर पैक करेंगे। अब यहाँ पर न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस स्टार्ट होती है जिससे जबरदस्त एनर्जी निकलती है और इन फ्यूल बंडल के अराउंड जो पानी है वह गर्म होने लगता है। अब आपको पता है पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल जाता है, तो इसको हमें थोड़ा और ज्यादा हाई टेम्परेचर पर लेकर जाने की जरूरत है, जिसके लिए पानी को इस रिएक्टर में 200 बार तक के प्रेशर में भरा जाता है, जिसकी वजह से पानी 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है, यदि पानी स्टीम में बदल गया तो यह रिएक्टर तुरंत ब्लास्ट कर जाएगा। तो यहाँ पर इतना प्रेशर मेंटेन रखा जाना जरूरी है ताकि पानी का टेम्परेचर भी बढ़े और वह स्टीम में भी ना बदले।
अब इतने हाई प्रेशर के साथ में रिएक्टर में पानी भेजने के लिए हाई प्रेशर पंप लगे रहते हैं और यह पानी रिएक्टर में जाता है 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म होता है और वापस बाहर निकल जाता है और इस गर्म पानी को बॉयलर रूम में लेकर जाया जाता है जहां पर इन ट्यूब से पानी फ्लो करेगा और इसके पास में जो पानी है उसको गर्म करके स्टीम में बदल देगा और स्टीम से टरबाइन को चलाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में वाटर एक कूलेंट की तरह काम करता है और हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी हेल्प कर रहा है। लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, मेन चैलेंज अब स्टार्ट होता है। दोस्तों आपके लिए यहाँ पर जो रिएक्टर भयंकर हीट जनरेट कर रहा है उसको हमें कंट्रोल करने की जरूरत है, वरना इसकी हीट के सामने पानी की कोई हैसियत ही नहीं है। तो ग्रेफाइट रोड यहाँ पे इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है। इन रोड को हम कंट्रोल रोड भी बोलते हैं। जैसे जैसे ग्रेफाइट की रोड को इन फ्यूल बंडल में इंसर्ट करते जाएंगे वैसे वैसे फ्यूजन की प्रोसेस स्लो डाउन होती जाएगी, क्योंकि ग्रेफाइट जितने भी एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स दौड़ लगा रहे हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब मानकर चलो आपको इस रिएक्टर को बंद करना है और आपने पूरी ग्रेफाइट की रोड को इंसर्ट कर दिया और आपको लग रहा है कि चेन रिएक्शन 100% स्टॉप हो गई है और रिएक्टर बंद हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यदि आप किसी फर्नेस में लकड़ी जलाते हो और उसमें लकड़ी डालना बंद कर दोगे तो क्या फर्नेस की आग तुरंत बंद हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। कोल यहाँ पर जो जल रहा है उसको 1-2 घंटे या ज्यादा टाइम भी लग सकता है अपनी एनर्जी को 100% जीरो करने में। ठीक ऐसा ही न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल रोड इंसर्ट करते ही इसकी फ्यूजन की रेट स्लो डाउन हो जाती है, लेकिन जो चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गई है वह जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हीट जनरेट करता रहेगा। और जितने भी ऊपर मैंने आपको ब्लास्ट बताए उनके पीछे रीजन यही था। यहाँ पर जो हाई प्रेशर पंप चल रहे हैं यह रेगुलर चलने चाहिए रिएक्टर बंद होने के बाद भी, और इन पंप को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है और उनके लिए सेपरेट जनरेटर लगाए जाते हैं। किसी भी कंडीशन में पावर प्लांट में कोई भी प्रॉब्लम हो लेकिन यह पंप बंद नहीं होने चाहिए। और बाई चांस ये बंद हो जाते हैं तो रिएक्टर में कूलिंग बंद हो जाएगी और पानी उबलने लगेगा और इतने हाई प्रेशर में पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर जाएगा। और हाइड्रोजन आपको पता है ऑलरेडी एक बहुत फ्लेमेबल गैस होती है और ऊपर से हाई टेम्परेचर की वजह से फ्यूल रोड मेल्ट होने लग जाएगी और जैसे ही यह एनर्जी हाइड्रोजन के कांटेक्ट में आएगी तो एक जबरदस्त धमाका होगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो पानी है वह इस चेन रिएक्शन के चलते खुद ही रेडियो एक्टिव हो जाता है। तो यह पानी भी कोई बॉम्ब ब्लास्ट से कम नहीं है। यहाँ ऊपर जितने भी ब्लास्ट थे यहाँ पर रिएक्टर की प्रॉपर कूलिंग नहीं हो पाई और रिएक्टर ब्लास्ट कर गया। लेकिन हम एक सिनेरियो और लेते हैं। यदि हम इस रिएक्टर को सक्सेसफुली बंद कर देते हैं और मान के चलते हैं इसमें जो यूरेनियम 235 फ्यूल था इससे एनर्जी निकाली और हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली। अब यह जो नेचुरल यूरेनियम होता है जिसमें अभी हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की है इसमें 0.7% यूरेनियम 235 होता है जो फिजनेबल है। बाकी 99.3% यूरेनियम 238 होता है जो नॉन फिजनेबल होता है। लेकिन जब इस रिएक्टर से वेस्ट बाहर निकलेगा तो यह यूरेनियम 238 बदल जाएगा प्लूटोनियम 239 में जो फिर से फिजनेबल होता है। अब यह जो प्लूटोनियम है इसको आप कहीं खुले में नहीं रख सकते क्योंकि यह हाईली रेडियो एक्टिव होता है। इसको प्रॉपरली पैक करना होगा और कहीं ऐसी जगह पे रखना होगा जहां पर पानी इसके कांटेक्ट में ना आए। और क्या आप सोच सकते हो कि इस प्लूटोनियम को आपको कितने सालों तक सेफ जगह रखना होगा? लगभग 700 मिलियन ईयर्स तक इसकी हाफ लाइफ होगी। तो न्यूक्लियर रिएक्टर की सबसे बड़ी हम सबसे पहले यूरेनियम 235 को इस प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर में डालते हैं तो यहाँ से एनर्जी निकलती है और यूरेनियम 235 डिप्लीट फॉर्म में बाहर निकलेगा और साथ में प्लूटोनियम 239 जो अभी हमने देखा था। इसको स्टोर करना एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमने क्या किया, एक अलग रिएक्टर बनाया जिसका नाम है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इसमें हमने प्लूटोनियम 239 को फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू क्लीन किया और साथ में डिप्लीटेड यूरेनियम को रिएक्टर के सेंटर में रख दिया और चारों तरफ थोरियम 232 को रख दिया जो फिलहाल बिंदास होकर बैठा है, एकदम नॉन फिजनेबल है। अब जैसे ही यहाँ पर चेन रिएक्शन स्टार्ट होगी तो न्यूट्रॉन्स निकलेंगे और यह न्यूट्रॉन्स थोरियम से स्ट्राइक करेंगे और इसमें जबरदस्ती न्यूट्रॉन्स इंजेक्ट कर देगा यह चेन रिएक्शन, जिससे ये अनस्टेबल होगा और थोरियम 233 में बदल जाता है। बेसिकली कहा जाए तो यहाँ पर जो मिक्स्ड ऑक्साइड है वह थोरियम को ब्रीड करता है और यहाँ से जो एनर्जी निकलती है उससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर लेते हैं। अब इस अनस्टेबिलिटी से यह अपने चारों तरफ रेडिएशन फैलाने लगेगा जिसको बीटा डीके बोलते हैं। यहाँ पर 2 बार बीटा डीके होता है। पहले थोरियम 233 बदल जाएगा प्रोटेक्टियम में, फिर बीटा डीके होगा और लगभग 27 डेज बाद इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से यूरेनियम 233 निकलता है जो एक फ्यूल है। और इंटरेस्टिंगली यह फिजनेबल भी है, यानी इसमें चेन रिएक्शन स्टार्ट हो सकती है सेम यूरेनियम 235 की तरह।
और इसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर में फिर से रिएक्शन करवा के एनर्जी निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर चाहिए, इससे पहले वाले से काम नहीं चलेगा। और यहाँ से फिर से इसका जो एग्जॉस्ट बचता है उसको वापस से ब्रीडर रिएक्टर में भेजा जाता है और फिर से वही प्रोसेस चलती है। यहाँ पर हमने एक और जबरदस्त चेंज किया है। इस ब्रीडर रिएक्टर में एज ए मॉडरेटर पानी की जगह लिक्विड सोडियम को यूज में लेते हैं, जो 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक लिक्विड फॉर्म में होता है। तो हमें यहाँ रिएक्टर के अंदर हाई प्रेशर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सोडियम को मैनेज करना भी आसान काम नहीं है। इसको ना आप खुले में रख सकते हो, ना आप पानी में रख सकते हो। तो सोडियम अपने आप में फिर से एक चैलेंजिंग टास्क है। अब पास्ट में जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर में ब्लास्ट हुए हैं उनसे हमें इतना समझ आ गया कि इस रिएक्टर को कभी भी बंद करना पड़ा तो इसमें कूलिंग जरूरी है, इसलिए इसमें हमने एयर कूलिंग प्रोवाइड की है और इसके लिए किसी भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से गर्म एयर ऊपर की तरफ जाएगी, रेडिएटर में ठंडी होगी और रिएक्टर को कूल करती जाएगी। अब आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर की प्रोसेस काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है और हमें 70 ईयर की रिसर्च लगी और अभी हम ब्रीडर रिएक्टर तक ही पहुंच पाए हैं। अभी इसमें हमें और भी बहुत टाइम लगेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में आपके सभी डाउट क्लियर हुए होंगे।